फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IELTS अपडेट्स। मैं सीन जायसवाल आज आपके सामने लेकर के आया हूँ IELTS अपडेट्स। IELTS का एक ऐसा सेशन आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ कारण बताऊँगा कि क्या वजहें हैं कि IELTS के स्टूडेंट्स जो कि बहुत मंथ से कोचिंग ले रहे हैं, लेते हैं मैक्सिमम, चाहे एकेडमिक हो या GT हो, 2-3 बार कुछ स्टूडेंट्स पेपर भी दे चुके होते हैं, बट उनके बैंड स्कोर्स एनहांस नहीं हो रहे। चाहे 2 मंथ्स की कोचिंग ले लें या 6 मंथ्स की कोचिंग ले लें, उनके बैंड्स 5, 5.5 या बिलो दैट 4.5 पे अटके रह जाते हैं, और जबकि रिक्वायरमेंट्स रहती हैं 6 या अबव। तो ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से आपके बैंड्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे? लेट्स स्टार्ट। देखिए, बड़े सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताऊंगा वो स्टूडेंट पे अप्लाई करता है, वो है प्रॉपर टाइम देना। डजेंट मैटर आप 3 महीने कोचिंग ले लो, 4 महीने कोचिंग ले लो, 6 महीने कोचिंग ले लो, बट अगर आप टुकड़ों में पढ़ोगे, एक बारी में अगर 4 मॉड्यूल्स एक सेटिंग में नहीं कर रहे, तो आपके बैंड्स इंप्रूव होने बहुत मुश्किल है। या एक मॉड्यूल को अगर आप एक गिवन टाइम में नहीं कर रहे, मान लीजिए रीडिंग 1 घंटे का मॉड्यूल है, आप उसको 1.5 घंटा लगा रहे हो या बीच में रुक रुक के कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो फर्स्ट मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले टाइम मैनेज कीजिए कि जब भी आप IELTS की क्लास के लिए भी जाएं या घर पे भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक स्पेयर 3 to 4 आवर्स ज़रूर निकालिए। जब तक वो नहीं निकालेंगे तब तक आपके बैंड्स इंप्रूव होना बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोचिंग। आप कोचिंग ले रहे हैं, देयर आर hundreds, thousands और lakhs ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द इंडिया, बट आप कोचिंग ले रहे हैं। देखिए, IELTS का कोई ऐसा सिलेबस तो है नहीं कि कोई कोचिंग सेंटर अलग कराएगा या कोई अच्छा कराएगा या कोई बुरा कराएगा, सिलेबस एक ही चलना है। डिफरेंस वहाँ पर आ जाता है कि आपकी कोचिंग के अंदर आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो लेक्चरर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपके ऊपर कैसे ध्यान दे रहे हैं। देखिए, कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आप गए, आपने लिसनिंग, मान लीजिए आप कोई भी मॉड्यूल करते हैं, आप लिसनिंग करते हैं, आपने हेडफोन्स लगाए, आपने लिसनिंग करी, ओके, हाफ एन आवर के बाद, 40 मिनट्स के बाद आपकी लिसनिंग चेक होती है, आपके जितने क्वेश्चन सही आपको उस हिसाब से बैंड्स दे दिए जाते हैं, दैट्स ऑल। ये आपकी होती है। इन कोचिंग सेंटर्स की फीस आपको थोड़ी कम मिल जाएगी या आपको डिस्काउंट्स दे देंगे, देन, मगर वो आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करके दे रहे हैं, नथिंग एल्स, राइट। कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फीस ज़रूर थोड़ी ज़्यादा होगी, राइट, बट आपने लिसनिंग करी या रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो भी करी आपने, वो करने के बाद, मान लीजिए लिसनिंग के बाद आपने चेक करे, आपके 40 में से 30 क्वेश्चन सही हैं, तो वो 30 के हिसाब से आपके 7 बैंड्स लग गए। अब जो बाकी के 10 क्वेश्चन हैं उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी होते हैं। तो कौन सा बेटर रहेगा इन कोचिंग सेंटर्स में से अगर आपको चूज़ करना है? ऑफ कोर्स सेकंड वन, जो कि आपको एक एक्सप्लेनेशन दे कि ये आंसर जो आपने लिखा वो क्यों गलत है और इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या है और वो क्यों है। नेक्स्ट आ जाता है कोचिंग के ही बारे में आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से उसको पढ़ाना। अगेन वही 2 कोचिंग सेंटर्स हैं, A और B, मैंने आपको जैसे बताया। A जो है क्लास के अंदर नॉर्मल लेक्चर डिलीवर कर रहा है, लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग, स्पीकिंग हो, नॉर्मल टिप्स जा रही हैं। एंड जो उस क्लास के अंदर मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो जो 10 अच्छे बच्चे होंगे उनको वो ग्रैब कर लेंगे उसको, बट बाकी के जो 15-20 बच्चे हैं जो कि एवरेज हैं या बिलो एवरेज है, उनको कैसे, उनके ऊपर कुछ कोचिंग सेंटर्स नहीं ध्यान देते।
राइट। बट अगेन ऐसे कोचिंग सेंटर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट कोचिंग सेंटर ऐसा है जो कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन देता है आपको। ग्रुप जरूर 15 से 20 बच्चों का होगा, बट फॉर देम 1 स्टूडेंट इज 1 ग्रुप। ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपकी मेंटल एबिलिटी कुछ है, आप लिसनिंग में अच्छे हैं या रीडिंग में इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो आपको मेंटल एबिलिटी देखेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। सो अगेन कौन सा कोचिंग सेंटर चूज कीजिए? सेकंड वाला, जहाँ पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिले, पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिले, ऐसे कोचिंग सेंटर पे ज़रूर जाइए एंड 3 से 4 घंटे निकाल करके जाइए, आपको अपना इनपुट भी देना है, राइट। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ कि नेक्स्ट क्या डिफ़िकल्टी आती है। डिफ़िकल्टी ये आती है कि पेपर देते जा रहे हैं, 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, मगर अपनी कमज़ोरी, अपनी दुखती रग को नहीं पकड़ पाए। रीडिंग मॉड्यूल है या लिसनिंग मॉड्यूल है, उसके अंदर आपके 5.5 से ऊपर नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? किन क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है? पहले तो ये ढूंढिए। जब भी सेंटर्स में मॉक टेस्ट होता है, उस मॉक टेस्ट को एक एग्जामिन करके, वैसे तो टीचर की ड्यूटी होती है, बट स्टिल आपको भी अपने साइड से इनपुट देना है। तो आप देखिए आपकी किस में गलती हो रही है। ट्रू फॉल्स में हो रही है, 1 वर्ड में हो रही है, 3 वर्ड्स में हो रही है, फिलअप्स में हो रही है, हेडिंग्स में हो रही है, किस में हो रही है? जिसमें दिक्कत हो रही है उस पे फोकस ज़्यादा कीजिए। जब उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके अलग से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यही है कि सबसे पहले ये देखिए आपकी कमज़ोरी क्या है। राइटिंग के अंदर आपको टास्क 1 में दिक्कत आ रही है या टास्क 2 में? अगर टास्क 2 में आ रही है तो क्या दिक्कत आ रही है? टास्क समझने में दिक्कत आ रही है, वर्ड लेंथ पूरी करने में दिक्कत आ रही है, एग्जाम्पल्स डालने में दिक्कत आ रही है, इंट्रोडक्शन लिखने में दिक्कत आ रही है या कंक्लूजन लिखने में दिक्कत आ रही है। ये चीज़ों को देखिए, राइट। जिस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है अपने मेंटर्स को कहिए कि वो आपको उस चीज़ से रिलेटेड आपको टिप्स दें। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऊपर से चलते जाएंगे तो नहीं चलेगा, आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एग्ज़ाम हॉल एनवायरनमेंट। आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल एनवायरनमेंट क्या है? एग्ज़ाम हॉल एनवायरनमेंट क्या सिर्फ एक कोचिंग सेंटर में जाना है? जी नहीं, बिल्कुल गलत। एग्ज़ाम हॉल एनवायरनमेंट वो है कि जहां आपकी कोचिंग, आपकी क्लासेस बिल्कुल एग्ज़ाम फॉर्मेट में लग रही है। एग्ज़ाम हॉल एनवायरनमेंट से मेरा मतलब ये है कि क्या आपके सेंटर्स या क्या आप वीकली 1 मॉक टेस्ट दे रहे हैं? जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे वीक में 1 कम से कम, तब तक आपको अपना लेवल नहीं पता चलेगा। रूटीन में आप कर रहे हैं, बीच में रुक के अपने टीचर से पूछेंगे, डाउट डिस्कस करेंगे, राइट, वो आपको बताएंगे, दैट इज फाइन, बट दैट इज अ सिंपल क्लास। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसके अंदर आपको एक मॉड्यूल गिवन डॉट स्टॉप वॉच के टाइम पे कंप्लीट करना है। जितने क्वेश्चंस हो गए, रेस्ट लीव इट। वहाँ से आपको पता चलेगा आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो जब आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट एग्जाम हॉल एनवायरनमेंट इज, दैट इज मॉक टेस्ट। सो रेगुलर मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको अपने IELTS के बैंड्स इंक्रीज करने हैं, राइट। तो मॉक टेस्ट को कभी भी स्किप मत कीजिए। देखा जाता है, मैं अपने सेंटर्स में भी देखता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स मंडे टू फ्राइडे ज़रूर आएंगे, बट सैटरडेज को दे बंक द क्लास जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द मॉक टेस्ट कि आज मॉक टेस्ट है, आज नहीं आना। और ये यही नहीं, मोस्टली काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स
ऐसा मत कीजिए, घबराइए मत। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैंड्स कमाएंगे। जितने बैंड्स आपके सेंटर में कमाएंगे, अभी कमाएंगे, उतना ही अच्छा है और उतने ही ज़्यादा मेहनत से आप एग्ज़ाम में अपने बैंड्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट को कभी भी मिस या स्किप मत कीजिए। मॉक टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑलवेज attend your mock test with full dedication, right students? And next point आपसे बात करूंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर लागू होता है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये है कि यस, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर सकता हूं, बट स्टिल यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दैट। ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, राइट। ये उन स्टूडेंट्स में देखा जाता है जो कि एकेडमिक्स में तो चलिए अच्छे होंगे, +2 में उनके 80% मार्क्स हैं, 75% मार्क्स हैं, बट देखा जाता है कि उनके आइल्स में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ मैं ये लिख लूँगा, मुझे टिप्स नहीं चाहिए, मैं एग्ज़ाम भर सकता हूँ। और वो एग्ज़ाम भर देते हैं और उनके बैंड्स नहीं आते। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को सीखनी ज़रूरी है। डजेंट मैटर आप 60% के हो या 80% के हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो टिप्स आती ही होंगी अगर आपके एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़िए, ज़मीन पर आइए, स्टे ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, डिस्कशन कीजिए और किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिए कि आप सोचें कि नहीं मेरे स्पीकिंग में ठीक बैंड आते हैं तो मैं नहीं दूंगा स्पीकिंग 2-3 दिन। नहीं, अगर आपके ठीक आ रहे हैं तो आप उसको और इम्प्रूव कीजिए। अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉड्यूल है उसको स्ट्रॉन्गर कीजिए और जो आपका वीकेस्ट मॉड्यूल है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये चीज़ें आपने रखनी है। तो जो मॉड्यूल आपको सबसे अच्छा आता है उस पर भी वर्क ऑन कीजिए कि इसमें आप मैक्सिमम बैंड स्कोर कर लें। और जो मॉड्यूल में आपको दिक्कत आती है उस पर तो मेहनत करनी ही है कि आप बॉर्डर लाइन तक तो पहुँचें उसके अंदर, राइट स्टूडेंट्स? सो ये एक और टिप है आपके लिए आपके बैंड्स को इम्प्रूव करने की। नेक्स्ट, द लास्ट टिप विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू ऑल, वो ये है कि स्टूडेंट्स कोचिंग लेते जा रहे हैं। आप जा रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, 4 घंटे लगा रहे हो क्लासेस में, वापस आ रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि मार्किंग किस क्राइटेरिया पे होती है। क्या आपके टीचर्स को पता है वो कि मार्किंग किस क्राइटेरिया पे होती है? राइटिंग मॉड्यूल है, 2 टास्क हैं, आपने लिखा, ठीक है। ये मोस्टली होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोस्टली होता है कि स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूट्स में तो बड़े अच्छे बैंड्स देते हैं उनके टीचर्स, या उनको आते हैं अच्छे बैंड्स आते हैं उनके, बट एट द टाइम ऑफ जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनके बैंड्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूट्स में 6, 6.5, 7 स्कोर कर रहे हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 5, 5.5 पर रह जाते हैं। क्यों? डिफरेंस है मार्किंग स्कीम की अंडरस्टैंडिंग। आपको मार्किंग स्कीम की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो राइटिंग मॉड्यूल है उसके अंदर मार्किंग किस फॉर्मेट पे होती है। क्या सिर्फ लिखने के मार्क्स हैं? नहीं, वर्ड्स के मार्क्स हैं, टास्क अचीवमेंट के मार्क्स हैं, ग्रामर के मार्क्स हैं, वोकैबुलरी के मार्क्स हैं, राइट, लेक्सिकल रिसोर्स है। ये सब चीज़ें क्या हैं, मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है जिसके अंदर आपको ये सब पता चलेगा कि लेक्सिकल रिसोर्स, कोहेरेंस, फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब क्या हैं और किन किन मॉड्यूल्स में इनकी ज़रूरत है। राइटिंग और स्पीकिंग में इनकी ज़रूरत रहती है। तो यही देखा जाता है कि राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम दे फेल। वाई? द आंसर इज दैट कि आपको मार्किंग स्कीम ही नहीं पता, आपसे पहले आपके टीचर्स को नहीं पता होती कहीं, राइट? तो मार्किंग स्कीम अपने टीचर से पूछिए कि राइटिंग के अंदर मार्किंग स्कीम कैसे होती है। मार्किंग स्कीम क्या क्या 4 चीज़ें हैं जो कि राइटिंग के अंदर देखी जाती हैं। स्पीकिंग के अंदर
क्या क्या हैं मार्किंग स्कीम्स। स्पीकिंग में देखा जाता है कि बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को ये सोच लेते हैं कि अलग अलग हैं। जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग है, बट ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 और पार्ट 3 को स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा आंसर दे आए, पार्ट 2 में हम थोड़ा सा फंबल हुए थे, हमारे शायद बैंड्स आ जाएंगे। नहीं, ये मॉड्यूल, स्पीकिंग मॉड्यूल भी 4 चीज़ों पे जज होता है। फिर से बता देता हूँ, लेक्सिकल रिसोर्स, कोहेरेंस, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, इन चीज़ों पर जज होता है। ये क्या चीज़ें हैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी अलग वीडियो है, उस पर जा करके क्लिक कीजिए, वो वीडियो देखिए आप, आपको पता चलेगा ये 4 चीज़ें क्या हैं और इनमें कैसे मार्किंग होती है। इन चीज़ों पे आपको मार्किंग मिलेगी। तो लास्टली यही कहूँगा कि मार्किंग स्कीम को समझिए, आईएलटीएस की मार्किंग स्कीम को समझिए। लिसनिंग रीडिंग में कितने क्वेश्चंस पे कितने बैंड्स हैं, ओके दैट इज इजी, बट राइटिंग स्पीकिंग की मार्किंग स्कीम को समझिए कि कैसे आपको बैंड्स मिल रहे हैं। इंटरनेट पे सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा कैसे मिलते हैं, राइट। और मैं भी अलग वीडियो से आपको एक बताऊंगा कि राइटिंग और स्पीकिंग के क्या क्या मार्किंग स्कीम्स है। आज मैं बस आपको थोड़ी टिप्स देने आया हूँ कि कैसे होता है। I will surely make another video in which I will cover these points, and as I have mentioned कि speaking की मेरी एक अलग सी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, बट राइटिंग और स्पीकिंग की मैं कोलैबोरेटेड वीडियो मार्किंग की ज़रूर आपके सामने पेश करूँगा बहुत जल्दी, जिससे कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। सो लास्टली अब यही कहूँगा आपसे कि इन चीज़ों पे जो मैंने आपको बताया है, इन पे ध्यान दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस को साइड पे रखिए, कॉन्फिडेंस पे रहिए, अच्छा इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिए, मॉक टेस्ट को कभी भी स्किप मत कीजिए, राइट। और टाइम अपने हिसाब से भी दीजिए। आप वर्किंग है, आप थोड़ा बिजी हैं घर के कामों में या किसी भी काम में, उससे आपको 4-1 घंटे दिन में देने पड़ेंगे, राइट। तो अगर आप ये दिन में 3 से 4 घंटे और ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है लंबे लंबे टाइम तक आईएलटीएस की कोचिंग लेने की। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की कोचिंग लेंगे, 3 मंथ्स मैक्सिमम टाइम है, उसके अंदर एक बिल्कुल बिलो एवरेज स्टूडेंट तैयार हो जाता है आईएलटीएस के 6 या 6.5 या उससे अबव बैंड्स लेने के लिए। 3 मंथ्स टाइम इज़ नॉट 3 मंथ्स, इट्स 90 days। So count your days, right? कोई भी डे, कोई भी मिनट वेस्ट मत कीजिए। It's about your life. IELTS फर्स्ट स्टेप है आपकी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, स्टडी अब्रॉड ड्रीम को पूरा करने की, और इसी स्टेप को लोग पार नहीं कर पाते। सो आप इसको सीरियसली लीजिए, टाइम दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, मॉक टेस्ट हमेशा दीजिए, अच्छा इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिए, मार्किंग स्कीम्स को फॉलो कीजिए, एग्ज़ाम हॉल एनवायरनमेंट बनाइए, पर्सनलाइज्ड अटेंशन, टीचर्स को भी कहूँगा कि अपने स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड अटेंशन दीजिए, उनकी मेंटल एबिलिटी को चेक कीजिए कि वो क्या है, उनका मेंटल एबिलिटी क्या है, वो कैसे समझ रहे हैं क्वेश्चंस को, राइट स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो टीचर्स। ध्यान रखिए अपने स्टूडेंट्स का, वो फ्यूचर हैं, उनके पेरेंट्स की उम्मीदें हैं आपसे भी और अपने बच्चों से भी, तो उन पर अच्छे से ध्यान दीजिए। एंड स्टूडेंट्स, आप भी मेहनत करने से बिल्कुल भी घबराइए मत, मेहनत करते जाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए, आपके बैंड्स ज़रूर आएंगे। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो सब इस वीडियो को देख सकें, कुछ इंफॉर्मेशन ले सकें और अपने आईएलटीएस बैंड्स को 5.5 से 6, 6.5, 7 तक लेके जा सकें। होपफुली आई विश दैट आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सब पूरे हों, और जो भी स्टूडेंट्स अब आईएलटीएस एग्ज़ाम दें, आई विल प्रे टू गॉड कि उनके जो भी रिक्वायर्ड बैंड्स हैं एटलीस्ट वो पूरे हो जाएं। राइट स्टूडेंट्स, तो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मैं सीन जायसवाल विदा चाहता हूँ आपसे। नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगा आपके सामने कुछ और सेशंस लेकर के, स्टूडेंट वीज़ा, आईएलटीएस के बारे में भी, राइट। सो टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।